नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए मोहन राकेश जी द्वारा लिखी कहानी बनिया बनाम इश्क। रात के 11:30 बजे किसी भले आदमी का किसी भले आदमी के यहाँ आने जाने का वक्त नहीं है, मगर मेरे मेहरबान इंद्रदेव जाट सिंधी का ध्यान इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ नहीं जाता। अपनी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी का सबूत देने के लिए इससे अच्छा और कौन सा वक्त हो सकता था। इसलिए उसे देखकर मुस्कराना और बैठने के लिए कुर्सी की तरफ इशारा करना लाजमी था, मगर वह बैठने के लिए नहीं, मुझे अपने साथ बाहर ले जाने के लिए आया था। जोधपुर जैसे शहर में जब रात के 11 बज चुकते हैं तो लगता है कि धरती अपनी आकाश यात्रा के किसी नए मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि जीवन की गति बिल्कुल थम जाती है और ठंडी रेत सारे वातावरण को निर्जीव बना देती है। उस समय आप आसपास कुछ ऐसी निशब्दता थी कि बाहर निकलना तो क्या, दो जिंदा इंसानों की तरफ बातचीत करना भी विचित्र लग रहा था। मगर मुझे क्या कैसा लगता है, इससे मेरे मेहरबान को कतई कोई वास्ता नहीं था। वह इस विश्वास के साथ कमरे में टहल रहा था कि मैं अभी तैयार हुआ जाता हूँ, और मैं इस आशा के साथ बाहें सिकोड़े बैठा था कि वह अब भी तरस खाकर मुझे छोड़ जाएगा। मगर उसका विश्वास पक्का था और मेरी आशा कमज़ोर थी। यूँ मेरा उससे परिचय पूरे 5 दिन का ही नहीं था, मगर अपनी जान की एक कमज़ोरी थी। इंद्र के पास एक बहुत बढ़िया तांगा था। इस अरसे में उसने मुझे जोधपुर के आसपास के सभी इलाकों की सैर करा दी थी और कई दूर दराज इलाकों में ले जाने के वायदे कर रखे थे। इसलिए इंसानी फितरत की कमज़ोरी की वजह से मुझे उसकी हर बेतकल्लुफ़ी बर्दाश्त करनी पड़ रही थी, और इस बात का भी हामी भरनी पड़ती थी कि हम दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए हैं। इंद्र 3 कमाने वाले चाचाओं का एकमात्र खर्च करने वाला भतीजा था, और कुछ न करता हुआ भी कुछ भी करना अपने लिए असंभव नहीं समझता था। उसे बात करने और कुछ अपनी ही हुई बात सुनाने का बहुत शौक़ था। हर 24 घंटे में मुझे कम से कम 84,000 शब्द सुनने पड़ते थे। अभी संध्या को ही उसने बाल समन की सुंदरता का एक लंबी कविता सुनाई थी, और राजा जसवंत सिंह की छतरी के संबंध में इतिहासकार क्या नहीं जानते, इस विषय पर एक बड़ा सा भाषण दिया था। और अब वह फिर से तरोताज़ा होकर आया था। 2-3 बार आँखों से थकान, नींद और परेशानी व्यक्त करने के बाद मैं चुपचाप तैयार होने लगा। इंद्र खिड़की से कूदकर बाहर चला गया। मेरा भी खिड़की से कूदने पर उसने आगे बढ़कर खिड़की के किवाड़ मिला दिए। फाटक के पास तांगे की बत्तियां दिखाई दी, जो अंधेरे की आरती उतारती हुई सी एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ घूम गई थी। हमारे बैठ जाने पर तांगा सर पर दौड़ने लगा, मगर एक माजरा मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इंद्र आज रहस्यमय रूप से खामोश था। वह पिछली सीट पर आंखें मूंद कर लेट गया था। मैंने किसी साधना में लीन हो उसके घुटने को थोड़ा हिलाया। उसने आंखें खोल ली। क्या माजरा है भाई? मैंने पूछा। वह व्यथा की मुस्कुराहट जो अक्सर हताश बुद्धिवादियों के चेहरों पर दिखाई देती है, प्रकट हुई और विलीन हो गई। साथ ही आंखें भी बंद हो गईं। कोलतार की सड़क, घोड़ों की टप टप और पहियों का घुरड़ घुरड़, उछटी हुई नींद और मन में बढ़ती हुई खीज। मैंने फिर उसका घुटना हिलाया। उसने फिर आंखें खोली। यह तो बता दो कि चल कहाँ रहे हो? मैंने पूछा। आंखें आधी मूंद गईं। जहाँ मैंने तुमसे कहा था, उसने उत्तर दिया, और आंखें पूरी मूंद गईं। मैंने सहनशीलता के संबंध में पुस्तकों में जितने उपदेश पढ़े थे उन्हें मन में दोहराने लगा, मगर उन उपदेशों का कोई असर नहीं हुआ। अलग अलग अवसरों पर उसने मुझे न जाने कहाँ कहाँ ले जाने के वायदे किए थे। अगर मुझे पहले बताया होता कि कोई ऐसी भी जगह है जहाँ रात के 12 बजे ही जाया जा सकता है, तो मैंने जाने का उत्साह प्रकट करने में कोताही न की होती। मगर अब बेबसी थी और गर्दन झुकाकर ऊँघने के सिवा कोई चारा नहीं था। सहसा तांगे से रुक जाने पर मैंने आंखें खोली।
दूर तक इंसान के रहने की कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी। सुनसान सड़क की रेखा के कुछ दूर जाकर अंधेरे में डूब गई थी। मैंने घूमकर इंद्र की तरफ देखा। थोड़ी देर यहाँ ठहरेंगे कहकर वह एक छोटी सी पोटली लिए हुए तांगे से उतर पड़ा। शराफत के तकाजे से मुझे भी साथ उतरना पड़ा। फर्लांग भर उसके पीछे जाकर काले पत्थर की एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दी। पहाड़ी पर एक शिवालय था जो डरावने भूत जैसा दिखाई पड़ रहा था। एक तरफ एक छप्पर या तालाब या उसका एक जात भाई सा था। इंद्र एक पत्थर पर बैठ गया और उसने मुझे दूसरे पत्थर पर बैठने का इशारा किया। पत्थर का सिरा नुकीला था, इसलिए मुझे पत्थर बदलना पड़ा। किसी अज्ञात कोने में एक मेढक मरी हुई आवाज़ में टर्रा रहा था। तालाब की सतह पर अनेकों सूखे पत्ते तैर रहे थे। मैंने इंद्र की तरफ देखकर आँखों से हताशा के भाव व्यक्त किया, जो इंद्र को अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। वह कई क्षण भावपूर्ण आँखों से मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसने मुंह हाथों में छिपा लिया और कहा, आज मैं तुमसे एक जिगर की बात करना चाहता हूँ। मेरी आँखों का भाव सवालिया हो गया, मगर वह चुप रहा। कहो, मैंने कहा। मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसने उसी तरह मुँह छिपाए हुए कहा। मैंने उसकी ज़बान पर आए हुए एक्सक्लेमेशन मार्क को यह कहकर रोक लिया। उस समय मुझे लगा कि मैं एक अच्छा संपादक हो सकता हूँ। बड़ी हैरानी की बात है, मैंने कहा। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्यों? कि तुमने यह चीज़ अब तक मुझसे पोशीदा रखी। वह फिर भावुक हो गया और भावुक होकर उसने बताया कि उसे किसी आम लड़की से नहीं, बाजार की एक वेश्या लड़की से मोहब्बत है, और वह वेश्या की लड़की भी आम वेश्याओं की तरह नहीं है, राजस्थानी सौंदर्य का एक अछूता उदाहरण है। और फिर उसने उसका वही नक्सिक वर्णन किया जो कवि लोग एक ज़माने में करते आए थे, और बताया कि वह आज रावलों की गोद पर मुजरा करने आ रही है और मुझे उसके साथ वहीं चलना है। रावलों की गोद का जिक्र पहले भी हुआ था और मुझे याद आया कि मैंने वहाँ चलने का इश्तियाक भी प्रकट किया था। इंद्र एक एक कपड़े उतारने लगा तो उसने वहाँ आने का मकसद मेरी समझ में आ गया। कपड़े उतार कर वह पानी में उतर गया। पानी की सतह पर जमी हुई काई छितरा गई और कुछ मच्छर उड़कर आसपास मंडराने लगे। नहाकर इंद्र में नई रेशमी पैजामा कुर्ता पहना, इत्र की शीशी निकाल कर बहुत सा इत्र कपड़ों पर मल लिया। जब लौटकर तांगे में आए तो उसने अगली सीट पर बैठते हुए कहा कि अब मैं अपने को पिछली सीट पर फैला लूँ। अभी हमें 5 मील और आगे जाना है। मैं सोचने लगा कि ज़िंदगी में हर स्थिति का एक दार्शनिक पहलू भी होता है। जल्दी ही कोलतार की सड़क समाप्त हो गई और तांगा कच्चे रास्ते पर चलने लगा। ऊपर दोनों तरफ वृक्ष आपस में गुथे हुए थे। कहीं कहीं तो कोई तारा छिलमिल दिखाई दे जाता था। कई जगह वृक्ष बहुत नीचे तक झुके हुए थे और तांगे का टब पत्तियों की टहनियों से उलझ जाता था। कई जगह पत्ते सिर, मुंह, आँखों को छेड़खानी करते हुए जाते थे। एक जगह पर टहनी टूटकर साथ चली आई। मुझे एहसास हुआ कि दार्शनिकता में मनुष्य को कितना संतोष मिलता है। आज मैं उसमें एक फैसला करने जा रहा हूँ। इंद्र सहसा मेरी तरफ मुँह करके बोला, मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि वह हर आम खास जगह पर आए जाए और सबके सामने मुजरा करे। मैं उसे अपनी रखैल बनाकर रखना चाहता हूँ। मैं शहर बाहर उसे एक जगह दे दूँगा और उसे आराम का इंतज़ाम कर दूँगा। उसे किसी पर मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं है। वह उस शहीद की तरह मेरी तरफ देख रहा था जो अपने धर्म के लिए सूली पर चढ़ने जा रहा हो। मैंने आँखों में उसकी बात का समर्थन किया। तांगा अब कीचड़ और पानी में चल रहा था। ऊपर से कांटेदार झाड़ियों में उलझता और नीचे से किसी गड्ढे के हिचकोला खा जाता। उड़ते हुए कीचड़ और कीड़ों के जीवों का स्वर एक जान होकर नए विश्वमय स्वर की सृष्टि कर रहे थे। गाहे बगाहे कीचड़ की छींटे माथे पर जा पड़ते थे।
सामने एक लोहे का फाटक आ रहा था। उस पर रखी हुई लालटेन की लौ इतनी मध्यम थी कि लौ की स्थिरता से ही उसकी लालटेन होने का अनुमान लगाया जा सकता था। हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। कुत्ते और जूठी पत्तलों के ढेर में से गुजरकर हम लोग जिस आंगन में पहुँचे वहाँ अभी तक खाना पीना चल रहा था। ऊपर एक कमरे में गैस जल रहे थे और घुंघरू छनक रहे थे। मुझे एक पत्तल के पास बिठाकर और 2 मिनट में आने के लिए कहकर इंद्र वहाँ गायब हो गया। बाहर जूठी पत्तलों का माल लग चुका था, इसलिए कुछ कुत्ते अंदर चले आए। वे जीभ निकाले हुए दूर खड़े लंबी सांसें खींच रहे थे। मैं कुछ देर तक मनोरंजन करता रहा। गृहपतियों ने मेरा यह संवित वितरण सिद्धांत पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने कुत्ते को बाहर खदेड़ दिया। इंद्र कोई आध घंटे के बाद लौट कर आया। उसने कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके कुर्ते पर 2-3 जगह शराब गिर जाने से बड़े बड़े दाग बन गए थे। मेरा हाथ पकड़कर जीने की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, मैंने उससे हक साफ कर दिया है। आज के बाद हक वह किसी गोट पर मुजरा नहीं करेगी। मैं यह हक और वाक्य पूरा होने पर हम कैसों की चकौचौंध में पहुंच गए। मुजरा चल रहा था। कितनी ही बाइयाँ एक कोठे में बैठी पान चबा रही थीं। आसपास बैठे हुए लोग चुहल कर रहे थे। एक बाई का दुपट्टा खींच लिया गया। उधर से हाय वी की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगीं। मुजरा करने वाली बाई और नीचे की तरफ जाने से छेड़छाड़ पसंद नहीं कर रही थी। उसने शिकायत भरी नज़रों से उधर देखा तो चुहल करने वालों का रुख उसकी तरफ हो गया। उधर से एक नोट दिखाया गया और वह लेने के लिए गई तो उसका हाथ वहीं जकड़ लिया गया। क्षण भर की हाय हाय सी के बाद मुजरा फिर आरंभ हो गया। एक बुढ़ा रावल आनंद विह्वल होकर नीचे की ओर झुक रहा था। वाह बाई जी वाह, क्या लोच है, क्या अदा है, वाह। बाई गोल थुलथुल बाहों की भावमुद्रा बनाए हुए स्वर को और लोच देने लगी। तबले की थाप तेज हो गई। पैर जल्दी जल्दी थिरकने लगे। बैरन माँ, बैरन माँ, बैरन माँ। चुहलबाजों ने एक जोर का नारा लगा दिया, जियो छमिया वाह। जब इंद्र की महबूबा मुजरा करने के लिए उठी तो इंद्र ने चुकटी काटकर मुझे सचेत कर दिया। मैंने आँखों से उसे विश्वास दिलाया कि मैं पहले से सचेत हूँ। मुजरा आरंभ हुआ। 7 तान उठाई गई। मैं एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मैं प्रोफेशनल अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा। मैंने उसकी तरफ शरीर का नीचे की से ऊपर तक अध्ययन किया और इंद्र को इशारा किया। मैं उसके चॉइस की प्रशंसा कर रहा हूँ। इंद्र को इशारा किया कि वह मेरी पारखी नज़र पर कुर्बान है। वह भाव के साथ भवें नचा रही थी। उसकी आंखें तेजी के साथ कमरे के हर भाग की तरफ घूम रही थी। उसे जैसे उस समय आँखों से कईयों की साख रखनी थी। उसकी कलाइयों के पास हल्के हल्के रोए थे और उसकी हाथ में अजीब सा लचीलापन था। उसकी भौहें हिल रही थीं जैसे चील हवा में पंख मारती हो और आँखें दर बेदर उन आँखों की न जाने कितनी सतहें थीं जो खुलती जा रही थीं। हर सतह पर उसका एक अलग ही भाव था। मुझे अपनी तरफ घूरते देखकर उसकी आंखें हल्के से कटाक्ष के साथ फैल गईं। किसी का फेंका हुआ फूल उसके वक्ष से टकराया। एक साथ तड़प, तर्जना, शिकायत और कृतज्ञता की मुस्कुराहट, घुंघरुओं की तेज तेज छनक। किस विध मिलियो होए, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कटाक्ष, तर्जना और एक संकेत। इंद्र उठकर वहाँ से चला गया। मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे पारखी का फ़र्ज अदा करना चाहिए या जाकर उसे दिलासा देना चाहिए। मेरे विवेक ने फैसला दिया कि पहला फ़र्ज पूरा करना चाहिए, इसलिए मैं बैठा रहा। उसका मुजरा समाप्त होने पर दूसरा फ़र्ज पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि उस काम के लिए वह आप उठकर चली गई। मैं रसमग्न होकर दूसरी बाई का नृत्य अभिनय देखने लगा।
प्रभात होने के कुछ ही देर पहले मजलिस बर्खास्त हुई। तांगा इंतज़ार कर रहा था। इंद्र का खासा डिप्रेशन आ रहा था, इसलिए मैंने उसे पिछली सीट पर लेट जाने के लिए कहा। तांगा टहनियों में उलझता हुआ फिर कीचड़ के भरे हुए रास्तों को पार करने लगा। हवा पहले से बहुत ठंडी हो गई थी, जिसमें कीड़ों की आवाज़ें भी मंद पड़ गई थीं। मैंने सीट पर घुटने सिकोड़ लिए और बाहें बंगलों में दबा ली। इंद्र गंभीर योग मुद्रा से आकाश की तरफ देख रहा था। औरत जात प्यार की कद्र नहीं कर सकती, उसने कहा। क्यों? त्रिकाल सिद्ध विराम। मैंने मन ही मन कुढ़कर अपने क्यों वापस ले लिया। अब इंद्र की आंखों में पुनः पुनः क्यों की याचना थी। मैंने आंखों में क्यों की स्वीकृति दे दी। रुपया बड़ी चीज़ है, उसने ठंडी सांस लेकर कहा। ध्वनि ऐसी थी जैसी एक गंभीर सत्य की ओर उसने दिल से छू लिया हो। कैसे? जब मैंने पूछा, उसने अरस्तु प्लेटो के से जैसे सवाल कर रहा हो। वह कहती है कि उसे कम से कम 1000 रुपये महीना चाहिए। इतने से कम में उसका गुजारा नहीं हो सकता। गंभीर होने का मुकाम समझकर मैं भी गंभीर हो गया। 1000 रुपया महीना तो बहुत ज़्यादा है। इंद्र ने पल भर के लिए आंखें मूंद लीं, फिर आंखें खोलकर बोला, 200, 400, 500 तक हो तो इंसान खर्च कर सकता है, मगर 1000 रुपया बहुत ज़्यादा है। मैंने फिर अनुमोदन किया। मानता हूँ खूबसूरत है, वह बोला, मगर इतनी खूबसूरत नहीं है कि। मैं उसकी प्रशंसा के सारे वाक्य दिमाग से निकाल दिए और सिर हिलाकर इंद्र की बात का समर्थन करने लगा। इंद्र ने आंखें मूंद ली। मैं हिचकोला खाकर सीधा हो गया। अभी 6-7 मील सफ़र और बाकी था।